नमस्कार दोस्तों। फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 8 अक्टूबर एमटीएस एग्जाम के ऑल शिफ्ट समाप्त हो चुके हैं। उसके सभी क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे। इससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक होगा, वहां से जाकर के इस पीडीएफ को बिल्कुल ही फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पाइएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में फैक्ट को देखते हैं। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे और आधुनिक भारत के चिंतक थे, जिनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। यह भी पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो उनके जो बचपन का नाम था मूल शंकर था। उन्होंने जो है 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। यानी आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो ये दयानंद सरस्वती ने किया। और कब किया था? तो 1875 में। कहाँ किया? तो ये मुंबई में किया था। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी ना कभी ये पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों का अनुवाद किया और वेद भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य नामक 3 किताबें लिखी। उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर दयानंद आंगल वैदिक स्कूलों की स्थापना की, जिसे शॉर्ट में डीएवी कहा जाता है। और इसी डीएवी का जो स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की है। अब बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया था। प्रथम जनगणना के समय उन्होंने आगरा से देश के सभी आर्य समाजों को निर्देश भेजा था कि वे सभी सदस्य अपना धर्म जो है सनातन धर्म लिखवाएं। इधर देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। चिन्मय मिशन का स्थापना जो है चिन्मयानंद सरस्वती ने किया। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुराम ने किया था। यानी प्रार्थना जो होते हैं आत्मा से किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुराम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? बात करेंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये 5 जुलाई 2013 को जो है ये पारित हुआ था। अब इसके फैक्ट को देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है, जिसको शॉर्ट में एनएफएसए कहा जाता है, ये 5 जुलाई 2013 को पारित हुआ था। इसे जो है 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम जो है खाद्य सुरक्षा के प्रति जो है दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए किया गया था। एनएफएसए के तहत जो है ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% लोगों को लक्षित सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न जो है मिलने का अधिकार अधिकार है इसमें। इस अधिनियम के तहत जो है चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज की कीमतों पर रियायतें दी जाती है। यानी इस पर जो है मोटे अनाज यानी मिलेट्स जिसको बोलते हैं, उस पर जो है छूट दिया, रियायतें मतलब छूट देना होता है, तो उस पर छूट दिया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट को देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है विधानसभा ने 21 दिसंबर 2012 को खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था। यह देश का पहला राज्य था जिन्होंने जो है खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था। मतलब ये छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य था जिन्होंने 2012 में ही जो खाद्य सुरक्षा कानून पारित कर दिया था। ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु क्या होती है? रिटायरमेंट को हिंदी में सेवानिवृत्त कहते हैं। तो बात करें कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है ये 65 वर्ष होती है। यह संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 में
तय किया गया है। और बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त जो सभी न्यायाधीशों को जो है 65 वर्ष की आयु तक जो है सेवानिवृत्त होना होता है, चाहे वो शुरू में कब नियुक्त हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बात करें कि हालांकि संसद की स्थितियां समिति ने जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो रिटायरमेंट की जो है अभी अभी ये करंट का ये न्यूज है, मतलब कि वो उसके रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने की बात फरमाइश किए हैं। मतलब उनको अगर रिटायरमेंट अगर दिया जाएगा तो उनके जो है काम के यानी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको रिटायरमेंट या फिर मतलब उसकी जो सेवा को एक्सटेंड करना है तो उसको परफॉर्मेंस को देखते हुए करेंगे। तो ये जो है संसद के द्वारा भी फैसला लिए जाना है, ये अभी चर्चा में है। अब एक बार जो है फास्ट रिकैप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से जो है संबंधित जितने भी अनुच्छेद है उनको देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष है, और उच्च न्यायालय की अगर बात किया है तो इनकी जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये 62 वर्ष है। बात करें कि अनुच्छेद 124 के 4 अगर बात किया है तो भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा केवल संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। यानी एससी के न्यायाधीशों को अगर हटाना है तो संसद राष्ट्रपति के द्वारा केवल संसद में पारित करके ही हटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि अनुच्छेद 124 के 5 में कहा गया है कि संसद जो है न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या फिर असक्षमता को साबित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि न्यायाधीशों को हटाने न्यायाधीश के जांच अधिनियम 1969 के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। वर्तमान में अगर बात किया है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 जो है अन्य न्यायाधीश। हालांकि इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है, 33 से 34 हो सकता है, लेकिन 33 से 32 नहीं हो सकता है, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। बात करें कि भारत का जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और बात कर रहे हैं अनुच्छेद 224 में जो है प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक जो है उच्च न्यायालय होना चाहिए। मतलब प्रत्येक राज्य में जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है 214 में कहा गया है। वर्तमान में बात किया है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो है 25 है। सुप्रीम कोर्ट का जो है क्षेत्राधिकार अगर बात किया है तो मूल न्यायाधिकार है, अपील न्यायिक क्षेत्र है, सलाहकार क्षेत्राधिकार है। इन सभी क्षेत्र पर जो है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है। तो ये सभी फैक्ट को आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? अब देखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में लागू हुआ था। इसके फैक्ट को देखते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। इस अधिनियम को जो है लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। इस अधिनियम को किसने तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था। अब बात क्या है कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के जो है कब जो है वायसराय बने थे? आप इसको जो है कमेंट में बताइएगा। तब तक हम आपको बता देते हैं कि भारत के जो है ये लॉर्ड कैनिंग जो है 56 से लेकर के 62 तक जो है भारत का वायसराय रहे थे। चलिए आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि यह अधिनियम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध मान बनाता है। बात करें कि जो है इस अधिनियम को जो है 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के बाद जो है पहला बड़ा सामाजिक सुधार कानून माना जाता है। मतलब सती प्रथा के बाद अगर बात करें कि पहला सबसे बड़ा जो है सामाजिक सुधार तो ये जो है 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है। इट्स ओके। बात करें आगे जो है इस अधिनियम ने जो है विधवाओं को विरासत के कुछ रूप के नुकसान से कानूनी सुरक्षा दी थी। मतलब विधवाओं को जो दिक्कतें हो रही थी उससे जो है मतलब जितने भी नुकसानें हो रही थी विधवाओं को, उससे निजात पाने के लिए यह अधिनियम लाया गया कि विधवा जो है पुनर्विवाह करेगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये पति अगर मर रहे तो पत्नी को भी उसके साथ मतलब जाना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए उससे कुछ जो हो रहा था विरासतों का नुकसान हो रहा था, जिसमें ये परिवर्तन करके लाया गया और इससे काफी ज्यादा नुकसान को रोका गया था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इस अधिनियम में विशेष रूप से
बाल जो है विधवाओं को लक्षित किया गया था। मतलब बाल विधवाओं को जो है, जो भी बाल विधवाएं थे, बच्चे जो पहले शादी कर लेते थे 14 वर्ष से कम की आयु में, उन सभी को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया था। अब देखेंगे सोशल रिफॉर्मर जो कि सामाजिक सुधारक थे इसके। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह के प्रमुख प्रचारक थे। मतलब ये जो है इसके फेवर में बात करने वाले थे। कौन? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन इसके कड़े विरोध करने वाले कौन थे? तो राधा कांत देव और धर्म सभा इसके जो है इस अधिनियम के कड़े विरोध करने वाले थे। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का कड़ा विरोध करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन में दिया जाता है, तो उसमें से आप ऑप्शन को छांट लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर राधा कांत देव और धर्म समाज जो है इस अधिनियम का विरोध करने वाले थे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक का स्वर्ण पदक कब जीता? भारतीय ओलंपिक टीम जो है अपना पहला ओलंपिक पदक कब जीता था? 1928 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं कि भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। उस समय भारत जो है ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। इस जीत ने जो है हॉकी में भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार जो है 6 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते। बात करें आगे, भारतीय हॉकी टीम ने अब तक जो है कुल 13 पदक जीते हैं। अब तक अगर बात किया तो कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 जो है स्वर्ण पदक है, यानी सबसे ज्यादा है जो स्वर्ण पदक है, और एक है रजत पदक है, और चार जो है कांस्य पदक है शामिल है। बात करें कि साल 2020 में जो है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो है जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता था। अब बात करते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के बारे में कुछ खास बातें जो होते हैं उनसे करते हैं। भारत के जो है सबसे महान खिलाड़ी अगर बात किया हॉकी के क्षेत्र में, तो ये जो है मेजर ध्यानचंद जो है, इन्हें जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अब बात कर ले कि नीदरलैंड के खिलाफ जो फाइनल मैच में हैट्रिक भी बनाई है इन्होंने। बात करें कि जयपाल सिंह जो मुंडा जो है भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी और 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। बात करें कि चरणजीत सिंह ने साल 1964 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण? अग्नेय चट्टान को इंग्लिश में इग्नियस कहा जाता है, जो कि जिसका मीनिंग होता है लैटिन वर्ड में फायर, यानी आग से जो बना होता है। यानी मोल्टेन रॉक्स जो होते हैं उसी मैग्मा को जो है इग्नियस रॉक कहा जाता है। बात करें कि इसका जो उदाहरण होते हैं वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नेय चट्टान का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखें कि ग्रेनाइट एक हल्के रंग के अग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी की सतह के मैग्मे के धीमे क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं इसे से बनते हैं। क्रिस्टलाइजेशन कहने का मतलब है कि जो कोई लिक्विड है और लिक्विड जो है गर्म है अवस्था में है तो वो मोल्टेन फॉर्म में है, और थोड़ी देर के बाद जो है क्या हो रहा है वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो जा रहा है, यानी वो एक ठोस यानी सॉलिड के फॉर्म में होता है हो जाता है, तो उसे जो है क्रिस्टलीकरण कहते हैं से बनती है। यह जो है अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान है। बात करें कि जो बेसाल्ट से लावा चट्टान बनती है, यानी लावा चट्टान किससे बनती है? तो बेसाल्ट से बनती है। ये जो है चट्टानों का बहुत ही छिद्रपूर्ण होती है। इग्नियस रॉक के जो है उदाहरण को अब देख लेते हैं। तो गैब्रो जो है, गैब्रो यह जो है इग्नियस रॉक का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका ऑब्सीडियन जो है, यह भी जो है इग्नियस रॉक का उदाहरण है। डायोराइट जो है यह भी इग्नियस रॉक का उदाहरण है। डोलोराइट यह भी इग्नियस रॉक का उदाहरण है। इंडेसाइट यह भी इग्नियस रॉक का उदाहरण है। पेरिडोटाइट यह भी इग्नियस रॉक का उदाहरण है। फेलसाइट यह भी इग्नियस रॉक का उदाहरण है। पिच स्टोन यह भी जो है इग्नियस रॉक का उदाहरण है। प्यूमाइस जो है यह भी इग्नियस रॉक का उदाहरण। इन सभी पॉइंट को आप नोट करिएगा और इन्हीं में से कोई दिया होगा इसे छांटना था, वही उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में बेकिंग सोडा मिलने से कौन सा गैस निकलता है? सिरका को
विनेगर्स कहा जाता है। और ये जो है एसिड होता है, एसिडिक होता है। अब इसमें जब सोडियम मिल जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलते हैं, तो इसमें से CO2 गैस निकलते हैं। कौन सा गैस निकलते हैं? तो CO2 यानी जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते, तो हमारा राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो देखिए, द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं एंड विनेगर जिसे डाइल्यूट एसिटिक एसिड कहते हैं जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम एसीटेट। ये एसीटेट जो है एक कीटोन टाइप का है, ठीक है। इसमें देख पाएंगे कि NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, और CH3COOH जो है ये एसिटिक एसिड यानी जिसे विनेगर्स कहा जाता है, इसका फॉर्मूला है। जब इसे आपस में जब रिएक्शन होते हैं तो CH3COONA बनते हैं, और H2 यानी वाटर है, और CO2 यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बात करें कि जो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ पासिंग CO के यानी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर पास कराते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तो CO2 इन लाइम वाटर में जो है CO2 बनते हैं। इसी इसी के मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस के कारण, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव इट अ व्हाइट कलर, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंटेशन के कारण जो है लाइम वाटर को जो है व्हाइट कर देते हैं। आप इस रिएक्शन को देख पाएंगे कि CaOH2 का होल टाइप है, और इसमें जब CO2 जब मिलते हैं तो ये जो है CaCO3 और H2O जो है ये बनाते हैं। और ये CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये जो देख पाएंगे कि CaOH2 का जो होल ट्वाइस है ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो दोनों का डिफरेंस समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा श्री माली को साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? प्रेरणा श्री माली का जो है साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? इसका राइट आंसर होगा 2009 यानी 2009 में इनको जो है नाटक अकादमी, साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज के लिए किसके किसके बीच हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज के लिए किसके किसके बीच हुआ था? अब बात करते हैं कि ये जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच जो है यह जो है कन्नौज के लिए युद्ध लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इन तीनों राज्य के मध्य हुआ था। बात करें कि जब पाल जो है बंगाल के राजवंश से संबंधित थे। बात करें कि प्रतिहार जो है मध्य भारत के राजवंश से थे। राष्ट्रकूट अगर बात किया तो दक्कन के राजवंश थे। दक्कन यानी यहाँ पर मध्य प्रदेश के या महाराष्ट्र के आसपास का जो पठार जो है ये दक्कन के पठार है, उसी के करीब के जो है ये राष्ट्रकूट के शासक है। तो इन सभी का जो संबंध आप एक बार फिर से देखिएगा कि पाल का जो संबंध है ये बंगाल के राजवंश से थे। प्रतिहार कहाँ से थे? तो मध्य भारत के राजवंश से थे। और राष्ट्रकूट कहाँ से थे? तो ये दक्कन के राजवंश से थे। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए यह संघर्ष जो है 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच चला। मतलब यह जो 8वीं सदी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच चला। इस संघर्ष के बारे में कुछ फैक्ट, कुछ खास बात को देख। कन्नौज के गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से जुड़ा था। इस वजह से जो है यह रणनीति और व्यावसायिक रूप से बहुत अहम था। कन्नौज कहाँ पर स्थित था? तो गंगा व्यवसाय मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था, इसलिए यह व्यावसायिक रणनीति से महत्वपूर्ण था। इस संघर्ष का जो है पहला चरण 790 ईस्वी पूर्व में जो है धर्मपाल और वत्सराज के बीच शुरू हुआ था। धर्मपाल की हार के बाद जो है वत्सराज को राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव ने जो है हरा दिया था। इसको आप एक बार देखिएगा। धर्मपाल की हार के बाद जो है वत्सराज को राष्ट्रकूट के शासक जो है ध्रुव ने हरा दिया था। ध्रुव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी विवाद ने जो है राष्ट्रकूट को खत्म कर दिया। मतलब ध्रुव की जैसी
मृत्यु हो गई तो उस उनके जो उत्तराधिकारी का जो कुछ संघर्ष हुआ, विवाद हुआ, तो राष्ट्रकूट को खत्म वहां से कर दिया गया था। इस संघर्ष में जो है सभी कमजोर हो गए, जिसको तुर्क उन्हें हटाने में मदद मिली, मतलब तुर्कों को हटाने में मदद मिली। बात नेक्स्ट पॉइंट की करते हैं, तो इस संघर्ष के बाद जो है गुज्जर प्रतिहार शासक जो है नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। कन्नौज को किसकी राजधानी बनाया? तो गुज्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी बनाया। एक फास्ट रिकैप टाइप का करते हैं। यह संघर्ष जो है तीन राजवंशों के बीच लड़ा गया, गुज्जर प्रतिहार और यहाँ पर देख पाए गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के बीच लड़ा गया। और कब हुआ? तो 750 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तियां साम्राज्य का उदय हुआ। पाल हो गया, प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूट जो है सबसे प्रमुख थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पालो जो है गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच निरंतर जो है प्रतिद्वंदिता को त्रिपक्षीय संघर्ष या फिर तीन प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष कहा गया। इस निरंतर संघर्ष का एक प्रमुख कारण कन्नौज शहर पर अधिकार की इच्छा थी, जो उस समय का जो है संप्रभुता का प्रतीक था। संप्रभुता यानी वो सब कुछ से भरा पड़ा था, जैसे कि वहां पर रेशम मार्ग से कनेक्टिविटी हो गया, ये सब वहां पर साधन थी। बात करें कि एक अन्य कारण जो है गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र का नियंत्रण था, इसलिए जो है यह सभी कन्नौज पर राज करना चाहते थे। ये सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? अन्नपूर्णा देवी का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा सुरबहार वाद्य यंत्र से था। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार जो है अन्नपूर्णा देवी का संबंध सुरबहार वाद्य यंत्र से था। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अन्नपूर्णा देवी जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक जो है प्रसिद्ध सुरबहार वादक थी, सुरबहार वाद्य यंत्र से ये संबंधित थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि वे जो है 20वीं सदी में सुरबहार बजाने वाली एकमात्र ज्ञात महिलाएं उस्ताद थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सुरबहार जो है सितार का एक बड़ा संस्करण होता है। अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु जो है अलाउद्दीन खान ने उन्हें जो है सुरबहार बजाने के लिए प्रेरित किया था। अन्नपूर्णा देवी के जो है मैहर एस्टेट के जो है पूर्व महाराजा जो है ब्रिजनाथ सिंह ने अन्नपूर्णा जो है उनको नाम दिया था। यानी अन्नपूर्णा नाम जो है कौन दिए थे? तो ये जो है महाराजा जो है ब्रिजनाथ सिंह ने इनका नाम जो है अन्नपूर्णा दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अन्नपूर्णा देवी ने सितार वादक पंडित रविशंकर से शादी की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अन्नपूर्णा देवी ने 1977 में भारत सरकार ने जो है उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण एक जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि उन्हें जो है 1991 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, अन्नपूर्णा देवी का निधन जो है 13 अक्टूबर 2018 को हो गया। तो ये सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SHG BLP में जो है एल का क्या मतलब होता है? तो एल का मतलब होता है लिंकेज। एल का क्या मतलब होता है? लिंकेज। देखिए SHG का फुल फॉर्म होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, और BLP का होता है कि बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में SHG BLP कहा जाता है। बात करें कि SHG BLP का मतलब जो होता है स्व सहायक समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम है। यह जो है भारत में एक कार्यक्रम जो कि वित्तीय सेवाएं और सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह यानी SHG को बैंक से जोड़ता है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है, 1885 में इसके 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड के ने कार्यक्रम की विकसित किया है, मतलब इस कार्यक्रम का विकास किसने किया? तो नाबार्ड के द्वारा ये किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीमेल इन्फेंट मोरालिटी रेट इज हाई इन विच नेबरिंग कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो, इसका मतलब समझिएगा, इन्फेंट मोरालिटी रेट बोलेगा तो शिशु मृत्यु दर जो है फीमेल में अगर बात किया जाए कि बच्चे जो है शिशु जो है फीमेल में मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे कि निम्नलिखित पर्वत शिखर में कौन सा जो है हिमालय हिमालय में स्थित नहीं है, हिमालय का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो ये गुरु शिखर जो है बात करें तो आरावली पर्वत का ये हिस्सा है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। बात करें कि गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला जो बात किया है तो यह जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, मतलब हिमालय में अवस्थित नहीं है। राजस्थान के जो है अरबुदा पर्वत की एक चोटी गुरु शिखर आरावली पर्वत का जो है सर्वोच्च जो है पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है। गुरु शिखर जो है समुद्र तल से अगर बात किया है तो 1772 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बात करें कि इस चोटी से जो है माउंट आबू क्षेत्र के जो है दृश्य का आनंद ले सकते हैं। अब कुछ जो है हिमालय की शीर्ष चोटियां और उनकी जो है ऊंचाई मीटर में देखेंगे। एवरेस्ट की अगर बात करें तो 8,850, कभी कभी पिघलने के बाद 48 भी होते हैं। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा बनाती है। बात करें कि केटू की अगर बात किया है तो ये 8,611 पाक और चीन अधिकृत कश्मीर में ये अवस्थित है। कंचनजंगा की अगर बात किया है तो ये जो है भारत और नेपाल का बीच में बॉर्डर बना रही है उधर साइड से। बात क्या है, इसकी जो ऊंचाई है ये 8,598 मीटर है। और बात नेक्स्ट अगर बात किया है कि शिखर की तो लाहौते जो है ये 8,501 जो है मीटर में है। ये नेपाल तिब्बत में अवस्थित है। ये मैकालू अगर बात किया है तो ये सभी जो है ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है। मैकालू, धौलागिरी ये सभी जो है, और अन्नपूर्णा हो गया, नंगा पर्वत, ये सभी जो है ग्रेट हिमालय का पार्ट है। तो इन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार जो है कहाँ से मिला। विशाल स्नानागार जो है कहाँ से मिला, इसका राइट आंसर होगा कि मोहनजोदड़ो से मिला। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। विशाल स्नानागार जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। बात करें कि यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है खंडहरों में सबसे प्रसिद्ध जो है रचनाओं में से एक है। इसे जो है ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। यह जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यह जो है ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यह तीसरी जो है सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था और यह लगभग जो है 55 मीटर और 33 मीटर लंबाई इसकी कितनी है तो 55 मीटर, और चौड़ाई अगर बात किया है तो 33 मीटर इसकी चौड़ाई है। बात क्या है कि यह जो है कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। इसमें जो है दोनों सिरे पर जो है तल तक जाने की सीढ़ियां, मतलब नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां था। इसके बगल में कपड़े बदलने के एक कमरे भी थे। इसमें इसका जो फर्श जो है पक्की ईंट का बना हुआ था। फर्श किसका बना हुआ था तो पका हुआ ईंट का बना हुआ था। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं था। बात करें कि इसमें जो है एक कोने में जो है निर्गम आउटलेट था, निर्गम था, जिसमें जो है पानी बहकर नाले में जाता था। मतलब नाले का भी इसमें मिलता है प्रमाण, जिससे पता चलता है कि उस समय जो है नाला का जो प्रबंधन जो है अच्छा से किया गया था, ऐसा पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि इसका प्रयोग जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। अनुष्ठानिक स्नान यानी जब पर्व त्योहार होते हैं उस समय जो स्नान होते हैं उसे अनुष्ठानिक स्नान कहा जाता है। तो इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसा मान्यता है। जिंदगी नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। जिंदगी नामा पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा सोबती के द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया। इसके फैक्ट को देखते देखेंगे कि जिंदगी नामा जो उपन्यास है, ये नोवेल है, को कृष्णा सोबती ने लिखा था। यह उपन्यास जो है साल 1779 में प्रकाशित हुआ था। कृष्णा सोबती जो है को इस उपन्यास के लिए साल 1980 में, यानी इसके प्रकाशित होने के एक ही साल के बाद जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कृष्णा सोबती के बारे में कुछ
खास बात को देखेंगे तो इसमें कृष्णा सोबती का जन्म जो है 18 फरवरी 1925 को गुजरात राज्य में हुआ था। भारत के जो है विभाजन के बाद वे दिल्ली आकर बस गए और वहां रहकर जो है साहित्य सेवा की। साल 1996 में अगर बात किया है तो उन्हें जो है साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया। साल 2017 में अगर बात किया तो उन्हें जो है भारतीय साहित्य के जो है सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें हिंदी साहित्य की जो है ग्रैंड डेम माना जाता है, ग्रैंड डेम माना जाता है। कृष्णा सोबती की जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं उसको देखें कि दार से जो है बिछरू, दार से बिछरू इनकी जो है रचनाएं हैं। दिल ओ दानिश जो है, दिल ओ दानिश इनकी रचनाएं हैं। बादलों के गोले ये भी इनकी रचनाएं हैं। और नेक्स्ट है सूरज, सूरजमुखी जो है अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे अंधेरे के, ये इनकी जो है रचनाएं हैं। इनका निधन अगर बात किया है तो 25 जनवरी 2019 को एक जो है लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। ये सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराज पर किस भगवान, नटराज जो है किस भगवान से संबंधित है। नटराज जो है किस भगवान से संबंधित है तो इसका राइट आंसर होगा भगवान शिव। शिव के जो है वो रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा भगवान शिव से संबंधित है वो। बात करें कि नटराज जो है हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक जो है भगवान शिव का रूप है। नटराज जो है, नटराज रूप में अगर बात किया है तो शिव को जो है ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दर्शाया जाता है। नटराज की मूर्तियां जो है कई शैव मंदिरों में, खास करके बात करें कि दक्षिण भारत में जो है देखी जाती है। नटराज की मूर्ति में शिव के जो है कई प्रतीक होते हैं। बात करें कि नटराज की मूर्ति में शिव के 4 हाथ होते हैं। इसमें उनके दाहिने हाथ में डमरू होते हैं जो सृष्टि की पहली आवाज ओम को दर्शाता है। उनके बाएं हाथ में जो है अगिन होते हैं यानी आग होते हैं जो विनाश का प्रतीक है। इनके दाहिने हाथ में जो है अभय मुद्रा होती है जो बुराई से बचने की सीख देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नटराज के जो पैर के नीचे कुचला गया दानव अज्ञानता का प्रतीक है। मतलब जो उनके नीचे जो है दानव, जो जो राक्षस है उनको जो कुचल रहे हैं वो अज्ञानता का प्रतीक है। नाटक के जो है बात किया कि नटराज के शरीर पर सांप का कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नटराज के चारों ओर अग्नि ब्रह्मांड का प्रतीक है। मतलब इनके जो चारों ओर अग्नि है वो जो है ब्रह्मांड का प्रतीक है। बात करें कि नटराज की मूर्ति में जो है शिव को नागों से लिपटा हुआ दिखाया गया है। इसमें बात करें कि नटराज की मूर्ति में शिव के सिर पर जो है अर्ध जो चंद्र बना होता है जो व्यक्तिगत आत्मा और परम सत्य से मिलन का जो है ये प्रतीक है। इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। बात करें इसके फैक्ट की बात करें तो भारत में गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो है गन्ना का उत्पादन 23 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर होता है। कितने जमीन पर होता है तो 23 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर होता है। यह सालाना जो है करीब 135.64 मिलियन टन जो है गन्ना पैदा होती है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का जो है क्षेत्रफल देश के कुल गन्ने के क्षेत्रफल का करीब 50% जो है यहाँ पर क्षेत्रफल में क्या होता है तो गन्ना होता है। गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। हालांकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले और दूसरे नंबर पर क्रम में जो है समय समय पर बदलाव होता रहता है। बात करें कि गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के अंदर महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आता है। हालांकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मतलब कभी कभी जो है बदलते रहता है। और बात करते हैं कि गन्ने से संबंधित जो है कुछ प्रमुख बात को करते हैं। इसमें देख पाए कि गन्ने की फसल को उगाने के लिए ज्यादा पानी और पोषण तत्व की जरूरत होती है। इसमें ध्यान रखें कि ज्यादा पानी की जरूरत होती है और
पोषक तत्व की जरूरत होती है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात किया तो गन्ने की खेती सबसे अधिक जो है हिमालय के जो तराई रीजन जो निचली भाग को बोला जाता है हिमालय का। दक्षिणी भारत की अगर बात किया है तो गन्ने की पैदावार प्रति इकाई क्षेत्र में ज्यादा होता है। प्रति इकाई मतलब एक इकाई में अगर बात किया है तो एक इकाई में 10 पेड़ लगा दिया जाए। मतलब जहां एक पेड़ लग रहा है उत्तर भारत में अगर, तो दक्षिण भारत में यहाँ पर 10 पेड़ लग रहे हैं, तो प्रति इकाई में जो है ज्यादा होती है। अब बात करें कि जो उत्तर भारत में गन्ने की फसल जो है 12 महीने में तैयार होती है। उत्तर भारत में गन्ने की फसल 12 महीने में, जबकि दक्षिण भारत में यह 18 महीने में तैयार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर बात किया है तो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण और गोपालगंज सीतामढ़ी जिले में होता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। चिथिराई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? चिथिराई त्योहार कहाँ मनाया, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। चिथिराई त्योहार तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाता है। यह त्योहार जो है शैववाद और वैष्णववाद की एकता का प्रतीक है। यह त्योहार अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार 15 दिनों तक चलता है। तमिल तमिल कैलेंडर के मुताबिक अगर बात किया है तो चिथिराई साल का जो है पहला महीना होता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी बहन और भगवान सुंदरेश्वर के जो है विवाह समारोह में शामिल होते हैं। हम लोग थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस को देखेंगे। तो चलिए थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस को शुरू करते हैं। इसमें देख पाए कि सबसे पहला क्वेश्चन आया थर्ड शिफ्ट से जो है, भारत के जो किस राज्य में काल वैसाख जो है हवाएं हैं आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रचलित होते हैं। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर दिया गया है पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार। देखिए इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा असम, इसका राइट, दोनों इसका सही जवाब होगा। चलिए इसमें देखेंगे, इसके फैक्ट को देखते हैं कि मानसून जो है अक्सर हिंद महासागर से जुड़ा होता है, यानी हिंद महासागर की ओर से मानसून आता है। मानसून हमेशा जो है ठंडे से गर्म क्षेत्र की तरफ बहता है, ठंडे से गर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ता है। ग्रीष्म मानसून और शीतकालीन मानसून जो होते हैं, बात करें कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश भागों के जलवायु का जो निर्धारण करता है। देखिए ये कह रहे हैं कि जो ठंडे से गर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ITCZ जो होते हैं, ये जो होता है ट्रॉपिकल जोन जो होते हैं वो गर्म जोन होता है, तो उसके तरफ तो वाकई बढ़ेगा। जहां पर ITCZ होते हैं तो वहीं पर तो वर्षा हो रहे हैं ना। मार्च से जो है अप्रैल तक होने वाली वर्षा या फिर जो है पूर्व मानसून वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल वैसाख या फिर केरल में जो है कॉफी सावर कहा जाता है। काल वैसाख हवाएं जो है बिहार झारखंड क्षेत्र से निकलती है, पूर्व की ओर बढ़ती है और पश्चिम बंगाल असम से टकराती है। तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल और असम हो जाएगा। इन क्षेत्रों में जो है बात की, इन ऊंचे क्षेत्रों में नम हवा के जो है आगमन के समय उच्च ताप के बीच ये अत्यंत विनाशकारी गरज के साथ उठती है। काल वैसाख हवाएं जो है बिहार और झारखंड क्षेत्र से निकलती है, पूर्व की ओर बढ़ती है और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकराती है। काल वैसाख जो हवाएं हैं बिजली गरज और फिर इसमें बात करें कि ओलावृष्टि जो है और वर्षा के रूप में विनाश लाती है, वर्षा के रूप में विनाश लाती है। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मृणाली साराभाई का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम से इनका संबंध है। मृणाली साराभाई का जो विवाह हुआ ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से हुआ। बात करें कि मृणाली साराभाई एक जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कोरियोग्राफर थी। इन्होंने जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की। बात करें कि इन्हें जो है पुरस्कार जो दिया गया उनको देखते हैं। आप देखिएगा मृणाली साराभाई को पद्मश्री 1965 में मिला और पद्म भूषण जो है 1992 में इन्हें मिला। बात करें कि उन्होंने 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित
संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। नृत्य के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान 1949 में अहमदाबाद में अपने पति के साथ स्थापित किया गया डारपाना एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये जो है स्थापित किया गया। और किनके साथ किया गया थे? इनके पति जो है विक्रम साराभाई के साथ किया गया। कब किया गया? 1949 में किया गया। कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में। इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। शतरंज में जो होता है गैम्बिट क्या होता है? शतरंज में गैम्बिट क्या होता है? तो शतरंज में गैम्बिट एक ऐसी चाल होती है जिसमें खिलाड़ी जो है जानबूझकर एक अधिक मोहरे की बलि देती है ताकि खेल में बेहतरीन स्थिति प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सके जो है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? नेम सके कहिए या फिर नेम सेक जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर होगा झुप्पा लाहिड़ी जो है इसका राइट आंसर होगा। बात करें कि द नेम सेक उपन्यास जो है अंग्रेजी अमेरिकी लेखिका झुप्पा लाहिड़ी ने लिखा है। यह जो है उनका पहला उपन्यास था जो साल 2003 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास मूल रूप से द न्यू यॉर्कर में यह प्रकाशित किया गया। और यह जगह जो दिया गया है द न्यू यॉर्कर, जिसको न्यूयॉर्क भी कहा जाता है, यॉर्क भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क यह जो जगह है अमेरिका का ही जगह है, वहां पर इसे प्रकाशित किया गया था। और बाद में इसे एक पूर्ण जो है लंबाई वाले जो है उपन्यास में विस्तृत यानी विस्तारित किया गया। अब बात करते हैं कि द नेम सेक जो उपन्यास के बारे में कुछ खास बात को करते हैं। यह उपन्यास जो है अमेरिका में भारतीय प्रवासी के अनुभव की जो है पड़ताल करता है। जो इमिग्रेंट्स जो होते हैं उसके जो वहां पर क्या एक्सपीरियंस कैसा फील कर रहे हैं उसको जो है ये पड़ताल करता है, उसको बताता है। यह उपन्यास जो है विवाह हो गया, नामकरण हो गया, फिर पारंपरिक जो है परंपरा के जो है विषय में केंद्रित करता है। यानी जो भी कल्चरल होता है उसको क्या करता है, वो केंद्रित करता है, उसके तरफ ध्यान ले जाता है। बात करें कि इस उपन्यास में जो है नए और पुराने जो है आत्म सातीकरण और फिर सांस्कृतिक संरक्षण, बात करें कि भविष्य की ओर जो है प्रयास और अतीत का जो है लालसा, मतलब पिछले पास्ट जो बीत गया उसे अतीत कहा जाता है, अतीत की लालसा के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। बात करें कि इस उपन्यास का जो है पहला अध्याय जो है मुख्य रूप से एक अस्पताल में घटित होती है। यानी इसका जो है पहला अध्याय जो है अस्पताल से संबंधित है। बात करें कि जो लाहिड़ी जो है इसमें अंग्रेजी और इतालवी में कई उपन्यास और लघु कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं। लाहिड़ी का जन्म जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ, लेकिन उनके माता पिता का जन्म भारत के कोलकाता राज्य में हुआ था। ये सभी फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा वित्तीय आपात से जुड़ा है 360। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद देखेंगे कि 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात लागू करने का अधिकार है। यह आपातकाल तब घोषित होता है जब भारत या फिर उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या फिर क्रेडिट को खतरा होता है। यानी पैसा में अप एंड डाउन जब होगा तभी ये जो है वित्तीय आपात लगता है, अदरवाइज ये वित्तीय आपात की कोई नौबत नहीं आती है। अब बात करते हैं कि 360 से संबंधित कुछ खास बात। वित्तीय आपात की घोषणा के लिए जो राष्ट्रपति को यह संतुष्ट होना चाहिए कि स्थिति जो है वित्तीय आपात की घोषणा की मांग करती है या नहीं करती। इस तरीके से इसमें एक समीक्षा होना चाहिए, तभी ये लगाया जा सकता है। 1975 में जो है 38वें संविधान संशोधन के मुताबिक जो है राष्ट्रपति का फैसला जो है अंतिम या फिर निर्णायक होता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति इसके फैसले नहीं देंगे तब तक ये लागू नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का फैसला अंतिम तक जो है माना जाएगा, मतलब अंतिम में राष्ट्रपति का फैसला चाहिए ही चाहिए। अगला देखिएगा फैक्ट को, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को जो है राज्य सरकार को निर्देश देने का अधिकार होता है। यानी केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है। बात करें कि जो है वित्तीय आपातकाल जो है आमतौर पर
किसी गंभीर आर्थिक संकट जैसे कि मंदी आ गया हो या फिर वित्तीय कुप्रबंधन के जो है कारण होता है। मतलब ये जो है वित्तीय कुप्रबंधन कहने का मतलब है कि जो मैनेजमेंट सही से नहीं होता है तो उसे कुप्रबंधन कहा जाता है, के कारण ये सब परेशानियां झेलना पड़ता है। तो ये सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। संवर्धित सूची जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? संवर्धित सूची किस देश के संविधान से लिया? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं कि 7वीं अनुसूची के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 केंद्र और राज्य के कानून की अवशिष्ट शक्तियां से संबंधित है। बात करें केंद्र और राज्य दोनों में तो संवर्धित सूची इंग्लिश में कॉन्क्रीट लिस्ट कहा जाता है इसे। तो केंद्र और राज्य दोनों आ गया तो ये कॉन्क्रीट लिस्ट हो गया। ठीक है, बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 जो कानून का जो है अवशिष्ट शक्तियां से संबंधित इसके प्रावधान प्रावधान में बात करें इसमें कि संवर्धित सूची अगर इसमें देख पाइएगा, संवर्धित सूची या फिर राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में संसद के पास कोई कानून बनाने का विशेष शक्ति है। यानी संसद जो है अगर उसमें कोई विषय ऐड नहीं है तो संसद इस पर कानून बना करके ला सकती है। इस तरह की शक्ति की बात किया है कि उन सूचियों में से किसी में भी उल्लेखित नहीं किए गए कर को जो है लागू करने वाली कोई कानून बनाने की शक्ति शामिल होगा। यानी कानून बनाने की शक्ति इसमें शामिल किया गया 248 अनुच्छेद की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम लोग। इसमें जो है 7वीं जो है अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों को केंद्र और राज्य सरकार के बीच कानून बनाने की शक्ति को विभाजित किया गया। अनुच्छेद 248 में 3 भागों में विभाजित की गई एक सूची है जो कि संघ सूची, दूसरी सूची जिसे कहा जाता है राज्य सूची और तीसरी सूची जिसे जो है समवर्ती सूची कहा जाता है। बात करें कि भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची का जो विचार है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट को आप देखेंगे कि संघ सूची यानी जो कि यूनियन लिस्ट जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, तो मूल रूप से 97 विषय है लेकिन वृद्धि के बाद इसे 100 लिस्ट हो गए हैं, 100 विषय हो गए। 42वें संविधान संशोधन के बाद राज्य के जो है 5 विषय को समवर्ती सूची से स्थानांतरित करके इसे जो है राज्य के जो है 5 जो सूची था उसे जो है समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। समवर्ती सूची में शामिल जो है विषय पर केंद्र और राज्य जो है दोनों कानून बना सकता है, लेकिन जब भी संघर्ष में होता है तो केंद्र कानून राज्य के कानून पर हावी होता है। यानी अगर केंद्र अगर कानून बना दिया तो राज्य का कानून जो है स्वतः ही खत्म हो जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति स्तंभ पर आधारित NEP 2020 में जो है कितने स्तंभ? इसका राइट आंसर होगा इसमें जो है 5 स्तंभ है। अब इसका जो है फैक्ट को देखते हैं कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 में अगर बात किया है कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा सहित विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव रखा गया जिन्हें सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाया जाना है। अब बात करते हैं इसने जो है 1986 में तैयार की गई इसे जो है 1986 में तैयार की गई 34 वर्षीय जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया। मतलब 34 वर्षीय जो है शिक्षा नीति बनी थी उसका स्थान ये ले लिया है। NEP की अगर बात किया है तो इसमें 5 स्तंभ पर यह आधारित है। ये जो है पहुंच है, समता है, गुणवत्ता है और फिर वहनीयता और जवाबदेही, ये सभी इसमें शामिल है। 5 स्तंभ है इसके ये। और इन सभी 5 स्तंभ को अगर देखना चाहते हैं देख पाएंगे कि पहुंच का अगर बात किया तो जाति, पंथ, स्थान, लिंग के बावजूद सभी बच्चों की तुलनीय जो है गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, ऐसा बात कहा गया है। समता की अगर बात किया है तो छात्रों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। गुणवत्ता की अगर बात किया है, अगर क्वालिटी की अगर बात किया है तो सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। वहनीयता अगर बात किया है तो 3 से 18 साल के जो है छात्रों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और जवाबदेही की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है यह सभी छात्रों के लिए शैक्षणिक परिणामों में सुधार करने और आवश्यक सुधारों को प्रबल करने और सुगम बनाने के लिए स्कूल जिला स्तरीय जो है विद्यालय को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियों और प्रक्रिया का संग्रह है। मतलब इसमें जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी
का जो है मतलब स्कूल पर और जिला स्तरीय जो भी विद्यालय होते हैं उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार करने के लिए एक पॉलिसी है, जिसे जो है जवाबदेही कहा जाता है। और वहनीयता में कहा गया है कि 3 से 18 साल के छात्रों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 3 से लेकर पहले 14 वर्ष, अब हो गया 18 वर्ष, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतर गांव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य ने करवाया था। बात करें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित जो है भीतर गांव मंदिर का निर्माण जो है गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी में हुआ था, यानी गुप्त साम्राज्य ने ही इसे करवाया था। इसका ये कहा था कानपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में ये अवस्थित है। यह मंदिर जो है भारत के सबसे पुराने ईट मंदिरों में से एक है। यह छत और ऊंचे सीख वाले सबसे पुराने बचा हुआ टेराकोटा समझ पाइएगा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर ने जो है उत्तर भारत के मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की अगर बात किया है, नॉर्थ बिहार में नागर शैली चलती है, बीच में कुछ देखिए गुजरात उजरात साइड में तो ये पंचायतम शैली रहती है उधर, और सबसे दक्षिण साइड में द्रविड़ शैली होती है। मंदिर की जो है वास्तुकला से संबंधित ये होती है, नागर, द्रविड़ और पंचायतम शैली, इसी शैली में मंदिर का निर्माण होता है। बात करें कि इस मंदिर से संबंधित कुछ बात की तो ये मंदिर है सीढ़ीदार ईंटों से बना है, इसमें एक टेराकोटा पैनल लगा हुआ है। यह जो है मंदिर चौकोर योजना पर बना है, इसमें दोहरे ताक वाले कोने हैं। इसका मुख पूरब की तरफ ओर है, मतलब इसका मुख जो है पूरब की ओर है। गर्भगृह के ऊपर एक जो है लंबा पिरामिड नुमा जो है एक गोला है। दीवार को जो है टेराकोटा पैनल से सजाया गया है। पवित्र स्थान में प्रवेश का एक जो है अर्धवृत्ताकार द्वार होता है। अब बात करें इसमें कि 18वीं शताब्दी में जो है इसके ऊपरी जो है कक्ष में कुछ नुकसान भी पहुंचा था। इसमें 18वीं सदी में कुछ ऊपरी कक्ष में कुछ नुकसान भी पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पीपर हवा स्तूप किसने बनवाया था? पीपर हवा स्तूप किसने बनवाया था? पीपर हवा स्तूप का निर्माण जो है संभवतः 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण जो है बुद्ध की मृत्यु के समय शाक्यों के द्वारा बनाया गया था, जिसमें लगभग जो है 38.9 मीटर, यानी जिसे फीट में अगर कहा जाए तो 127 फीट व्यास, और 0.9 मीटर यानी इसे फीट में कहा जाए तो 3 फीट ऊंचाई वाली एक गोलाकार मिट्टी से बनी एक संरचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ नील जो अवार्ड मिला था मोदी जी को, वो किस कंट्री के द्वारा मिला था? ऑर्डर ऑफ नील अवार्ड जो है मोदी जी को किस कंट्री के द्वारा मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र के द्वारा मिला था। बात करें कि मिस्र के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल फत्ताह सीसी जो थे, उनके द्वारा 25 जून 2030 को एक विशेष समारोह में यह प्रदान किया गया था, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ नील। यह भी जो है हमारे भारत में जो भारत रत्न जो होता है उसी की तरह ऑर्डर ऑफ नील जो है वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे जिससे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार शहरी जो है जनसंख्या प्रतिशत कितना थी? तो 11.2%। बात करें कि जो भारत में जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको शॉर्ट में MPI कहा जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको फुल फॉर्म होता है 2019 से 2021 के अनुसार अगर बात किया जाए तो हेड काउंट अनुपात 11.2% था। शहरी जनसंख्या में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में अगर बात किया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर बात किया, 11.2% था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया? इसका राइट आंसर होता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्होंने जो है भारत की राजनीति में एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दिन का उद्देश्य जो होते हैं देश की एकता और अखंडता बनाए रखना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड में कौन सा लोक नृत्य है, मतलब नागालैंड का कौन सा लोक नृत्य है? तो इसमें इसका ऑप्शन में था रेंगमा जो नृत्य है ये नागालैंड से संबंधित है। बात करें कि रेंगमा नृत्य जो है नागालैंड के रेंगमा नागा जनजाति का एक जो है पारंपरिक लोक नृत्य है। यह जो है मुख्य रूप से नागड़ा जो है त्योहार के
दौरान किया जाता है, जो कि फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। इस नृत्य में जो है पुरुष योद्धाओं की तरह जो है कपड़े पहनते हैं और ड्रम ताल पर नृत्य करते हैं। यह जो है नृत्य उनकी बहादुरी, शक्ति और चपलता को दर्शाता है। बात करें कि रिंगमा नृत्य को देखने का सबसे अच्छा समय जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान होता है, जो हर साल जो है दिसंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड के किसामा गांव में आयोजित किया जाता है। मतलब इस त्योहार को अगर देखना है, इस नृत्य को अगर देखना है, ठीक है, तो कौन से त्योहार पर देखेंगे, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होते हैं दिसंबर माह के पहले सप्ताह में, उस समय देखा जा सकता है। तो ये सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। आज का यह एनालिसिस आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।